हेलो गाइस। तो इस पार्ट के स्टार्ट में जब सॉन्ग अपने ऑफिस से बाहर आता है तो वो देखता है कि म्याओ नहीं बल्कि शूजिन उसके वेट में खड़ी हुई है। वो उससे कहने लगती है कि मैं ऐसे ही यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुम्हें देखती ही जाऊं। अब इस टाइम पर उसके सारे कोलीग्स भी अपना अपना सर बाहर निकाल के उन दोनों को बातें करते हुए बड़े शौक से देख रहे थे। यहाँ पर शूजिन उससे कहने लगती है कि देखो मैं कितनी गुड सिटीजन हूँ। मैंने कल तुम्हें अपना अपार्टमेंट यूज करने दिया रेस्क्यू का काम करने के लिए, तो क्या तुम्हें मुझे खाने पर ट्रीट नहीं देनी चाहिए? ये बात सुन के वो फौरन से ही मुंह बना लेता है और कहता है कि मैंने वीचैट पर भी तुम्हें इनकार किया था। वो कहती है चलो ठीक है, खाना ना सही एटलीस्ट मुझे कोई चाय कॉफी ही पिला दो, तुमने तो मुझे थैंक्स भी नहीं बोला कल। अब यहाँ पर आगे से सॉन्ग उस पर टॉन्ट करने लगता है, तुम इतनी गुड सिटीजन हो तो क्यों ना मैं तुम्हें हार पहना के तुम्हारी फोटो भी खिंचवा के यहाँ लगवा दूँ। अब वो इतनी जिद कर रही थी, जान ही नहीं छोड़ रही थी, तो वो उसके साथ एक डिनर पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। अब वो वापस मुड़कर आता है और उस जियांग की शामत आ गई थी जिसने उसका नंबर शूचिंग तक लीक किया था। अब नेक्स्ट डे शूजिन बहुत खुशी खुशी उठती है क्योंकि उसकी आज लंच पर डेट थी अपने क्रश के साथ। उसे सेल्फ ग्रूमिंग के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था। वो बहुत कोशिश करती है लेकिन अच्छे से तैयार नहीं हो पाती, तो उसकी नई बनाई हुई फ्रेंड जिसका नाम श्याओ राव था वो कब काम आएगी। वो उसे फ़ोन करके अपने अपार्टमेंट पर बुला लेती है। राव पहली दफ़ा उसके घर आई थी, उसे उसका अपार्टमेंट बहुत पसंद आता है। वो बताती है कि ये डैड ने मुझे लेकर दिया है। एक्चुअली वो बेशक उनकी बेटी थी लेकिन वो उसके एक एक खर्च किए हुए रुपए पर नज़र रखते थे। यहाँ पर राव उसका मेकअप करने के लिए बहुत सारा सामान लेकर आई थी। ये काम था जिसमें वो बहुत अच्छी थी। शूजिन उसे कहती है कि मैं इसलिए तैयार हो रही हूँ क्योंकि मैं ब्लाइंड डेट पर जा रही हूँ। अब यहाँ पर राव बहुत अच्छे से उसका मेकअप करती है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। यहाँ पर शू उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कभी कोई ऐसा इंसान मिला कि जिससे तुमने सोचा हो कि मैं शादी कर लूँ, हमेशा उसके साथ रहूँ। लेकिन राव का कहना था कि अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला, मैं तो बस डेट करती हूँ और जब हम दोनों की नहीं बनती होती तो मैं मूव ऑन कर जाती हूँ और दूसरा इंसान भी। लेकिन यहाँ पर शू ने एक बात नोटिस की थी कि राव की ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ नहीं हैं जैसे उसकी लाइफ में थी। उसे आज़ादी थी, वो जिसको पसंद करती थी उसके साथ डेट कर सकती थी। उधर सॉन्ग को दिखाते हैं, वो भी सोच रहा था कि थोड़ा बहुत हेयर कट करा ले, कुछ तो तैयार हो जाए। लेकिन जब वो अपने कोलीग वाले हेयर स्टाइलिस्ट को देखता है तो उसकी हेयर कटिंग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। यहाँ पर सू आगे बढ़ता है और उससे कहता है तुम्हारे बाल बड़े हो गए हैं, क्यों ना मैं तुम्हें एक हेयर कट दे दूँ। अब वो सू को इनकार तो नहीं करता लेकिन सारा टाइम वो खामोश बैठा रहा था जब सू उसका हेयर कट कर रहा था। सू बेचारा बार बार उसे सुलह करने की कोशिश करता था लेकिन सॉन्ग में कुछ ईगो और एटीट्यूड ज़्यादा ही था। ऑफ कोर्स वो हीरो जो है। अब शू तो उनके डेजिग्नेटेड पॉइंट पर टाइम से पहले ही तैयार होकर पहुंची हुई थी। जब सॉन्ग वहां पहुंचता है तो उस टाइम पे वहां बारिश हो रही थी। शू उसे झूठ बोल देती है कि मैं तो बस अभी अभी पहुंची हूं और उसे अपने पीछे पीछे लेकर चलती है एक जगह पर जहां पर उसका इरादा था कि वो दोनों आज लंच करेंगे। जब सॉन्ग वहां पहुंचता है तो वो जगह देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि यहाँ से उनकी स्कूल की यादें जुड़ी हुई थी। एक सॉन्ग यहीं पर ही शू को अपने साथ लेकर आया था लंच कराने के लिए। वो तब बहुत शर्मीली थी और वो तब बहुत क्वाइट और बहुत शर्मीली थी, जबकि सॉन्ग वो बहुत लाइवली और जॉली हुआ करता था। अब सॉन्ग चुपचाप उसके साथ उसी रेस्टोरेंट में बैठ जाता है और शू खुद से ऑर्डर कराती है। उसने सेम वही चीज़ें ऑर्डर की थी जो 10 साल पहले उन्होंने यहाँ बैठकर खाई थी। सॉन्ग समझ गया था कि ये दोबारा से हमारे पास्ट को रीलिव करना चाहती है, लेकिन जैसे ही खाना आता है शू तो बहुत तारीफ कर रही थी कि इसका टेस्ट ज़रा भी नहीं बदला। लेकिन सॉन्ग का कहना था तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, मुझे लगता है कि टेस्ट बहुत बदल चुका है। अब वो दोनों बहुत मीनिंगफुल बातें कर रहे थे। शू कहती है कि इस खाने का टेस्ट नहीं बदला, एक्चुअली तुम्हारा टेस्ट बदल गया है। और सॉन्ग भी आगे से कहता है हाँ ऐसा होता है, जो चीज़ें मुझे पास्ट में पसंद थी अब वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। एक्चुअली उसका इशारा शू की तरफ था। इवन कि वो उसे हर्ट करने के लिए बीच में खाना भी छोड़ देता है और सिर्फ कोक पीने लगता है। अब शू तो चाहती थी कि उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताए, तो वो बहुत स्लोली खा रही होती है और बीच में टाइम लेकर कभी अपने बालों को भी संभालने लगती है जो उसे बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहे थे। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। सॉन्ग ना चाहते हुए भी उसे बार बार देखे जा रहा था लेकिन फिर उसे साथ में डांट भी देता था। ये कहता है कि तुम जल्दी नहीं खा सकती और ये सुनते ही वो जल्दी जल्दी खाने लगती है। वो अपनी तरफ से क्यूट एक्टिंग कर रही थी लेकिन सॉन्ग दोबारा से उसे हर्ट करता है ये कह के कि तुम बहुत बड़ी हो गई हो, हम दोनों को अब ये हरकतें सूट नहीं करती कि हम क्यूट बनने की एक्टिंग करें।
और फिर उसे वहीं छोड़ कहता है कि मैं रेस्टोरेंट के बाहर तुम्हारा वेट करता हूँ, तुम खुद ही खाना खा लो। अब वो जैसे ही बाहर निकला था उसको एक इमरजेंसी कॉल आ जाती है और ये कॉल थी उसकी सिस्टर मियाओ की तरफ से। एक्चुअली उसको पुलिस स्टेशन में पकड़ लिया गया था और वो उसे छुड़ाने के लिए फौरन उस तरफ जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर शू आती है और कहती है कि इस वक्त पी कार्स हैं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। अब ये एक अर्जेंट मैटर था तो सॉन्ग उससे लिफ्ट ले ही लेता है, लेकिन सॉन्ग खुद को एक एलियन फील कर रहा था। उसकी लग्जरी कार में इतनी फैसिलिटीज थी जो कि शायद सॉन्ग ने पहले देखी भी नहीं थी। यहाँ पर सॉन्ग उसे साफ साफ कह देता है कि मुझे तुम्हारे किसी भी कनेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मुझे ड्रॉप करना और वहाँ से चली जाना। लेकिन रास्ते में शू बार बार उससे म्याओ के बहाने कोई ना कोई बात करती थी। उसे पता चलता है कि म्याओ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, एक्चुअली वो बहुत स्मार्ट गर्ल थी। अब वो जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो उसकी बात सुने बगैर ही शू भी उसके साथ अंदर ही घुसी चली आती है। यहाँ पर म्याओ जब सॉन्ग के साथ शू को देखती है तो उसे गुस्सा तो आता है, लेकिन वो अपनी टेंशन में भी फंसी हुई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली म्याओ पकड़ी गई थी फेक चीज़ें सेल करती हुई, और इस तरह की चीज़ें सेल करना एक बहुत बड़ा क्राइम था। और वो उससे बार बार उसके सप्लायर का पूछ रहे थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती थी। यहाँ पर सॉन्ग को उस पर बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है ठीक है, अगर ये नहीं बताती तो इसकी यूनिवर्सिटी में कॉल करो। लेकिन यहाँ पर शू आगे बढ़ती है और इस मैटर को संभालती है। कहती है कि सिर्फ 2 मिनट मुझे अकेले में म्याओ से बात करने दे, मैं इसे समझाती हूँ। अब वो म्याओ को ज़बरदस्ती साइड पर लेकर जाती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन म्याओ उल्टा उसी पर ही गुस्सा करने लगती है कि तुम कौन लगती हो मुझे समझाने वाली, तुम भूल गई तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया था। एक्चुअली सॉन्ग तो काफ़ी जज्बाती था, लेकिन शू हमेशा दूर की सोचती थी। वो उसे समझाती कि देखो तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, अगर तुम ये डिग्री कंप्लीट करती हो तो तुम्हें बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, लेकिन तुम इन छोटे छोटे चक्रों में अपने आप को फंसाओगी और यूनिवर्सिटी से निकाली जाओगी। तुम बताओ कि तुम स्मार्ट हो या डम्ब हो, अपने भाई को भी मुसीबत में डाल रही हो, मुझसे ज़्यादा परेशानी तो तुम उसे दे रही हो। अब उसने कुछ इस तरह की बातें की कि कहीं ना कहीं तो म्याओ को समझ आ ही जाती है। अब वही हार मान जाती है और फौरन से सप्लायर का नंबर पुलिस को दे देती है। लेकिन पुलिस ने जब उस नंबर का आता पता निकालने की कोशिश की थी तो पता चलता है वो नंबर अब एक्टिव नहीं है। एक्चुअली वो स्कैमर का बिजनेस था। वो बेचारी तो एक पार्ट टाइम जॉब कर रही थी और उसे पता भी नहीं था कि ये चीज़ें फेक हैं। लेकिन जब पुलिस को पता चलता है कि इसने इतनी ज़्यादा आइटम्स सेल की हैं तो उसका फाइन भी उसी के ही 5 टाइम्स करके बहुत ज़्यादा बन गया था। इनफैक्ट लाखों का चालान फॉर्म जब वो भरेंगे तो उसी वक्त ही म्याओ को छोड़ा जाएगा। अब ये बात सुनकर तो सॉन्ग भी हैरान रह जाता है। उसे बहुत टेंशन हो रही थी, उस बेचारे के पास कहाँ इतने पैसे आए थे, वो भी अचानक से। वो 1-2 कॉन्टैक्ट्स को कॉल करता है लेकिन बात नहीं बन पाती। और फिर थोड़ी ही देर में हमें पता चलता है कि ये मामला बहुत आगे तक पहुंच चुका है। ये कस्टम से स्मगल की हुई चीज़ें थी और जब तक असली सप्लायर पकड़ा नहीं जाता वो लोग म्याओ को डिटेन ही रखेंगे। अब शू को ये सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। वो सोचती है कि क्यों ना मैं किसी तरह से सॉन्ग की हेल्प करूं। वो तो अपने कज़न श्याओ को कॉल करती है, लेकिन श्याओ उस वक्त चैन के पास बैठा हुआ था और चैन भी सारी बात सुन लेता है। वो बेचारी खुद से कुछ भी पे नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी मम्मी उसका सारा रिकॉर्ड चेक करती थी कि कौन सा पैसा कहाँ गया है। अब जब श्याओ पुलिस स्टेशन में पहुंचता है तो उसके पीछे पीछे चैन भी वहां पहुंच चुका था और जब सॉन्ग वहां पर मैंग चैन को देखता है तो उसका तो खून ही खौलने लगता है। वो फौरन से शू को कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ और इनको भी लेकर चली जाओ, मुझे किसी की कोई हेल्प नहीं चाहिए। और यहाँ पर चैन को गुस्सा आने लगता है कि मेरी सिस्टर जिसके लिए इतनी टेंशन ले रही है वो उससे कितना रूडली बिहेव कर रहा है। और शू बेचारी अलग परेशान थी। उसने तो श्याओ को बुलाया था और साथ में चैन बाय 1 गेट 1 फ्री की तरह साथ चला आया। अब शू सॉन्ग को बाहर ले जाती है और उसे समझाती है कि प्लीज़ जज्बाती ना हो, इस लड़की का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा जब ये यूनिवर्सिटी से एक्सपेल होगी, और तुम्हारे आंटी अंकल पर क्या बीतेगी, उनकी एक ही एक बेटी है। अब इसके बाद शू को श्याओ के थ्रू पता चलता है कि एक्चुअली चैन के बहुत आगे तक कनेक्शंस हैं और उसने आईजी को भी बुला लिया है और ये जो भी स्मगलिंग कर रहा है वो उसे जल्द ही पकड़ लेंगे और इस तरह से म्याओ का नाम फौरन से क्लियर हो सकता है उसके भाई के लिंक्स के थ्रू। अब अगर वो लॉन्ग टर्म में देखे तो इसमें म्याओ और सॉन्ग का ही फ़ायदा था। जब वो वापस लौटती है तो सॉन्ग उसे कहता है कि ये पैसे मैं 3 दिन के अंदर अंदर तुम्हें लौटा दूंगा। इतने में वहाँ पर आईजी भी पहुँच जाता है और चैन की जितनी दूर तक पहुँचती ये देखकर छोटे मोटे सारे इंस्पेक्टर्स हैरान रह जाते हैं। मैंग फैमिली की इतनी पावर देखकर सॉन्ग को अपना आप बहुत नीचा फील होने लगता है। इतने में जैसे ही म्याओ वहाँ आती है और मैंग फैमिली को देखती है तो वो कहती है कि बेशक मैं जेल में पड़ी रहूँ लेकिन मैं इनकी हेल्प नहीं लेना चाहती। लेकिन यहाँ पर सॉन्ग उसे समझाता है और लेकर चला जाता है।
अब वो सारे लोग बाहर आ गए थे। इससे पहले कि शू सॉन्ग से कोई बात करती, म्याओ उसे पकड़ती है और अपने साथ ड्रैग करती हुई ले जाती है कि मुड़ के पीछे नहीं देखना। शू बेचारी सॉन्ग को जाते हुए देखे जा रही थी कि यहाँ पर चान आता है और घसीट के अपनी बहन को गाड़ी में डालता है कि अब हम वापस चल रहे हैं, और सारा रास्ता दोनों बहन भाई बहुत लड़ते हैं। शू का कहना था कि ये मेरी लाइफ है, मैं जैसे मर्जी जीऊं, लेकिन चन का कहना था कि अगर तुम सिर्फ टाइम पास कर रही हो तो ठीक है, लेकिन तुम लॉन्ग टर्म में सीरियसली उस लड़के के साथ नहीं रह सकती, मम्मी कभी अप्रूव नहीं करेंगी। और उसी टाइम पर हमें सॉन्ग और म्याओ को दिखाते हैं जो बातें कर रहे थे। म्याओ उससे पूछती है कि क्या भाई तुम अभी भी उसे लाइक करते हो। सॉन्ग सीधा जवाब तो नहीं देता, बस इतना कहता है कि काश मैं उससे मिला ही ना होता। अब जब जब वो मुझे नजर आती है तो मुझे उसे बार बार देखने को और मिलने को मन करता है। अब म्याओ उससे कहती है कि ठीक है, अगर तुम वाकई उसे लाइक करते हो तो मैं आइंदा उससे थोड़ी सी तमीज से बात कर लिया करूंगी। अब उधर श्याओ भी शू को समझा रहा था कि आखिर तुम्हें उस लड़के से इतना प्यार क्यों है, हाई स्कूल की बात है, तुम भूल क्यों नहीं जाती, मूव ऑन क्यों नहीं कर सकी। श्याओ से यही समझाता है कि अगर वो भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता है तो ठीक है, वरना ये सब यूजलेस है। उधर म्याओ भी अपने भाई को यही कह रही थी कि तुम एक दफा उसे डेट करके देखो, हो सकता है तुम दोनों की आपस में ना बने और उसके बाद तुम दोनों एक दूसरे को भुलाने में कामयाब हो सको, मूव ऑन कर सको। अब ये मशवरा सॉन्ग को बहुत वियर्ड सा लगा था, लेकिन मशवरा तो बिल्कुल ठीक था। और इसके साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।